हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एम्प्लॉय। दोस्तों, यदि आप पीएफ के मेंबर है, आपका भी पीएफ कटता है और फिर आप यदि पेंशनर है, तो दोस्तों आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि पेंशन से रिलेटेड जो भी आपको कंफ्यूजन है, जो भी सवाल जवाब है, उसके सारे क्वेश्चन के आंसर मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों लास्ट तक मेरे इस वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपको पता चले कि यदि पेंशनर है आप यदि, तो आपको यहाँ पर सभी सवालों के जवाब यहाँ पर मैं देने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पर इन 14 सवालों के जवाब यहाँ पर मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। कर्मचारी भविष्य निधि पेंशन योजना 1995 क्या है, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं ईपीएफ योजना 1952 या 1995 का सदस्य हूँ, ईपीएफ पेंशन बढ़ी हुई कब तक मिलेगी, ईपीएस 1995 के अंतर्गत पेंशन में संशोधन कब हुआ था, ईपीएस के तहत अपनी पेंशन की गणना कैसे करें, कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन के प्रकार, पेंशन में कमी, ईपीएस 1995 के तहत न्यूनतम पेंशन पर ताजा खबर क्या है, क्या ईपीएस 95 पेंशन में कोई बढ़ोतरी हुई है, फुल पेंशन के लिए कितने साल की सर्विस चाहिए, मैं कर्मचारी पेंशन योजना 1995 का सदस्य हूँ या नहीं, इसकी जाँच कैसे करेंगे, मैं अपने उच्च पेंशन आवेदन की स्थिति की जांच कैसे करूंगा, ये भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ईपीएस अकाउंट नंबर क्या होता है, मैं अपना ईपीएस 1995 पेंशन स्टेटस ऑनलाइन कैसे चेक करूं, ये सारी जानकारी आज आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों लास्ट तक मेरे इस वीडियो में बने रहेगा, आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर सारी जानकारी दूंगा ताकि आपको भी यहाँ पर जानकारी प्राप्त होगा यदि आप एक पेंशनर है। तो दोस्तों यहाँ पर पीएफ के यदि पेंशनर है तो मैं आपको इस वीडियो में सारी जानकारी दूंगा। तो आइए दोस्तों मैं आगे बढ़ता हूँ, इनके सारी डिटेल आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, सबके पहले यहाँ पर देखिए कर्मचारी भविष्य निधि पेंशन योजना 1995 क्या है। ईपीएस 1995 एक परिभाषित अंशदान, परिभाषित लाभ, सामाजिक सुरक्षा योजना है। कर्मचारी पेंशन निधि का कोई कोष नियोक्ता द्वारा वेतन के 8.33% की दर से योगदान और दूसरा प्रति माह 15,000 रूपए की राशि तक के वेतन के 1.16% की दर से बजटीय सहायता के माध्यम से केंद्र सरकार के योगदान से बनता है। यहाँ दूसरा क्वेश्चन है, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं ईपीएफ योजना 1952 या 1995 का सदस्य हूँ। स्थापना कोड की जांच करें, स्थापना कोड से योजना की पहचान की जा सकती है। ईपीएफ 1952 योजना के लिए स्थापना कोड KN, TN, MH आदि जैसे अक्षरों से शुरू होता है। तो दोस्तों इन कोडों की स्थापना से आप यहाँ पर पता कर सकते हैं कि उसके बाद एक संख्यात्मक मान होगा। ईपीएस 1995 योजना के लिए स्थापना कोड एक अलग पैटर्न के साथ शुरू हुआ था। तो यहाँ से आप ऐसे पता कर सकते हैं कि आपका ईपीएस का जो सदस्य है वो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर थर्ड है, ईपीएस पेंशन बढ़ी हुई कब तक मिलेगी। दोस्तों ईपीएफ हायर पेंशन डिटेल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने अपने सब्सक्राइबर को बड़ी राहत देते हुए हायर पेंशन ऑप्शन के लिए डिटेल भरने की डेडलाइन को आगे ईपीएफ हायर पेंशन बढ़ा दिया है। ईपीएफओ ने इसकी समय सीमा को 5 महीने बढ़ाकर 31 मई 2024 तक कर दिया है। अब दोस्तों चौथा पॉइंट यहाँ पर है, ईपीएस 1995 के अंतर्गत पेंशन में संशोधन। ईपीएस एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के तहत आने वाले कर्मचारियों के मूल वेतन का 12% हिस्सा भविष्य निधि में जाता है। वही नियोक्ता के 12% हिस्से में से 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना में जाता है। इसके अलावा पेंशन कोष में सरकार भी 1.16% का योगदान करती है। दोस्तों यहाँ पर सरकार के द्वारा 1.16% की दर से योगदान करती है और आपके हिस्से में, आपके जो 12% हिस्से में से 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना में जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर पांचवा पॉइंट है, ईपीएस के तहत अपनी पेंशन की गणना आप कैसे करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि ईपीएस के जो तहत आप पेंशन की गणना कैसे करेंगे। इसमें यहाँ पर देखिए बताया कि पीएफ में पेंशन राशि सदस्य के पेंशन योग्य वेतन और पेंशन योग्य सेवा पर निर्भर करती है। इसके लिए एक फॉर्मूला है, सदस्य की मासिक पेंशन बराबर पेंशन योग्य वेतन इंटू पेंशन योग्य सेवा को भाग करना है आपको 70 से। पेंशन योग्य वेतन की गणना कर्मचारी पेंशन योजना से बाहर निकलने से पहले पिछले 12 महीनों में सदस्य द्वारा निकाला गया है औसत मासिक वेतन पेंशन योग्य वेतन है। उदाहरण के लिए यदि व्यक्ति का वेतन 15,000 रूपए है और वह महीने की 3 तारीख को संगठन में शामिल होता है तो उस महीने का वेतन 28 दिनों के लिए 14,000, 2 दिनों के लिए 500 रूपए प्रति दिन कम होगा। हालांकि मासिक ईपीएस वेतन पर विचार 30 दिनों के लिए होगा, यानी 15,000 तो कर्मचारी के ईपीएस खाते में जमा की जाने वाली राशि 15,000 का 8.33% होता है 1250 रूपए होगी। पेंशन योग्य सेवा अवधि की गणना सदस्य द्वारा विभिन्न नियोक्ताओं को प्रदान की गई सभी सेवाओं को जोड़कर की जाती है। जब भी कोई कर्मचारी नौकरी बदलता है तो उसे नए नियोक्ता को जारी किया गया ईपीएस योजना प्रमाण पत्र जमा करना होता है। दोस्तों इस तरह से आप अपने यहाँ पर पेंशन की गणना कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था 5वां नंबर पॉइंट। अब दोस्तों यहाँ पर 6वां पॉइंट है, कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन के प्रकार। अब दोस्तों यहाँ पर आपको कौन कौन सी पेंशन मिलती है उसके बारे में आपको यहाँ पर बताता हूँ। ये 6वां नंबर पॉइंट है, ईपीएस 1995 पेंशन योजना के तहत विभिन्न प्रकार की पेंशन है, जैसे विधवाओं, बच्चों और अनाथों के लिए पेंशन जो पेंशन के परिवार के सदस्यों का समर्थन करती है। पहला है विधवा पेंशन। विधवा पेंशन या
या वृद्धा पेंशन के तहत सदस्य की विधवा पेंशन के लिए पात्र होती है। पेंशन राशि विधवा की मृत्यु या उसके पुनर्विवाह तक देय होगी। एक से अधिक विधवा होने की स्थिति में पेंशन राशि सबसे बड़ी विधवा को देय होगा। अब दोस्तों एक होती है बाल पेंशन। बाल पेंशन होती है परिवार के जीवित बच्चे मासिक विधवा पेंशन के अलावा सदस्य की मृत्यु के मामले में बाल पेंशन के लिए पात्र है। बच्चे की 25 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक मासिक पेंशन का भुगतान किया जाएगा। देय राशि विधवा पेंशन का 25% है और अधिकतम 2 बच्चे तक राशि का भुगतान किया जा सकता है। अब दोस्तों होती है एक अनाथ पेंशन। यदि सदस्य की मृत्यु हो जाती है और उसकी कोई जीवित विधवा नहीं तो सदस्य के बच्चे मासिक विधवा पेंशन के मूल्य का 75% मासिक अनाथ पेंशन पाने के हकदार होंगे। सबसे बड़े से लेकर सबसे छोटे तक जो 2 जीवित बच्चों को अनाथ पेंशन के तहत लाभान्वित किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत जो जो यहाँ पर पेंशन के प्रकार है वो यहाँ आपको बताया गया है। तो दोस्तों आपको यदि इनमें से यदि कोई पेंशन है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर 7वां नंबर पॉइंट है पेंशन में कमी। दोस्तों यहाँ पर देखिए ईपीएफओ का कोई सदस्य यदि 10 वर्ष की सेवा पूरी कर चुका है और 50 वर्ष की आयु तक पहुँच गया है लेकिन 58 वर्ष से कम है तो वह प्रारंभिक पेंशन निकाल सकता है। इस मामले में आयु 58 वर्ष से कम होने पर हर साल 4% की दर से पेंशन राशि में कटौती की जाती है। यदि सदस्य 54 वर्ष की आयु में मासिक घटी हुई पेंशन को वापस लेने का निर्णय लेता है तो उसे मूल पेंशन राशि के 84% 100% -4 × 4 की दर से पेंशन मिलेगी। दोस्तों यहाँ पर देखिए 8वां नंबर पॉइंट दिया गया है कि ईपीएस 1995 के तहत न्यूनतम पेंशन पर ताजा खबर क्या है। अब दोस्तों यहाँ पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की यहाँ पर ईपीएस 95 योजना के तहत पेंशन भोगियों को इस समय 1000 रुपए की न्यूनतम मासिक पेंशन मिलती है। लेकिन अभी यहाँ पर देखिए क्या अपडेट हुआ है। लेकिन यहाँ पर देखिए दोस्तों 9वां नंबर पॉइंट दिया है क्या ईपीएस 1995 पेंशन में कोई बढ़ोतरी हुई है। ईपीएस 1995 के तहत पेंशन भोगियों के न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 7500 रुपए प्रति माह करने की मांग की है। न्यूनतम मासिक पेंशन 7500 रुपए सितंबर 2014 से लागू किया गया। दोस्तों यहाँ पर जो बढ़ी हुई पेंशन है वो यहाँ पर 2014 से लागू कर दी गई है सितंबर 2014 से। तो दोस्तों अब यहाँ पर आपको ईपीएस 95 के तहत 7500 रुपए प्रति माह की दर से मांग की गई है कि यहाँ से आपको पेंशन बढ़ोतरी मिले। अब दोस्तों यहाँ पर जो 10वां नंबर पॉइंट है फुल पेंशन के लिए कितने साल की सर्विस चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि आप फुल पेंशन पाने के लिए आपको यहाँ पर कितने साल की सर्विस देनी पड़ेगी। पेंशन के लिए न्यूनतम 10 वर्ष की अंशकालिक सेवा होनी चाहिए तभी आप यहाँ पर फुल पेंशन के लिए आप हकदार होते हैं। तो यहाँ पर आपकी 10 साल सर्विस होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पर 11 नंबर पॉइंट आता है मैं कर्मचारी पेंशन योजना 1995 का सदस्य हूँ या नहीं, इसकी जाँच कैसे करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपको कैसे पता चलेगा कि आप इस योजना के सदस्य है या नहीं है। तो दोस्तों देखिए चरण 4 में दिखाता हूँ आपको कि अपना ईपीएफ बैलेंस जानने के लिए आप क्लिक करेंगे, फिर कर्मचारी के लिए पृष्ठ पर जाएंगे, अपना ईपीएफ बैलेंस जानेंगे, विकल्प पर जाए और उस पर क्लिक करेंगे। यह सेवा व्यक्तियों को अपने ईपीएफ बैलेंस तक पहुंचने में सक्षम बनाती है जिसमें ईपीएस सदस्यता भी शामिल है। स्थिति चरण 5 में जाएंगे। अब आपको अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यूएन दर्ज करना होगा और वहां से आप यदि आप पासबुक ओपन करके देखेंगे अपने ईपीएफ की साइट पे आप यदि देखेंगे अपना यूएन अकाउंट नंबर, वहां से आप जानते होते कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर क्या होता है, वहां से आप ओपन करके देखेंगे तो आपको अपना पेंशन 1995 के सदस्य है या नहीं है वहां आपको अपना पता चल जाए। तो इस तरह से आप अपनी जांच कर सकते हैं कि आप ईपीएस 95 पेंशन के तहत कर्मचारी के सदस्य है या नहीं है। दोस्तों यहाँ पर 12 नंबर पॉइंट है। अब आप मैं अपने उच्च पेंशन आवेदन की स्थिति की जांच कैसे करूं, मैं आपको दिखाता हूं कि आप अपने उच्च पेंशन की स्थिति को आप कैसे जांच करेंगे। दोस्तों अभी यहाँ पर ईपीएस जो पीएफ का पोर्टल है उस पर आप वहाँ पर देखेंगे कि ईपीएस 95 उच्च पेंशन के आवेदन किए थे, वहाँ से आप ट्रैक भी कर सकते हैं। ईपीएस उच्च पेंशन आवेदनों की स्थिति कैसे ट्रैक करें, जब आप ईपीएफओ पोर्टल पर उच्च ईपीएस आवेदन प्रक्रिया की पूरी कर लेंगे तो आपको एक पावती रसीद भेजी जाएगी। आपके द्वारा फॉर्म जमा करने के बाद ईपीएफओ आपके आवेदन का अनुसरण करने के लिए एक यूआरएल प्रदान करता है। आप उच्च आय के लिए पेंशन दावों के विकास का अनुसरण कर सकते हैं। तो दोस्तों वहां पर आप देख सकते हैं आपको एक यूआरएल नंबर मिला होगा या वहां पर एक रिसिप्ट मिलेगी, वहां से आप अपना यूएन नंबर डाल के भी आप वहां से चेक कर सकते हैं। या पीपीओ नंबर होता है, इस पे ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर इसका वीडियो बना है, वहां से भी आप देख सकते हैं कि आप उच्च पेंशन योजना के आवेदन की स्थिति आप कैसे जांच करेंगे। दोस्तों इसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी देख सकते हैं। अब दोस्तों 13 नंबर का यहाँ पर पॉइंट होता है ईपीएस अकाउंट नंबर क्या होता है। दोस्तों ईपीएस अकाउंट नंबर क्या होता है मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। दोस्तों एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन
ऑप्शन ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स का अपना पीएफ नंबर होता है। पीएफ को चेक करना और उसके कंट्रीब्यूशन से ज्यादातर लोग वाकिफ रहते हैं। इतना ही नहीं, आजकल पीएफ पासबुक को ईपीएफ की वेबसाइट से एक्सेस करना भी काफी आसान हो गया है। तो दोस्तों आपको जो पीएफ नंबर मिलता है वहां से आप पासबुक ओपन करके देख सकते हैं कि आपका पीएफ अकाउंट नंबर क्या है, वहां से भी आप पता कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप पीएफ की पासबुक भी आसानी से ओपन कर सकते हैं। यदि आपको पासबुक ओपन करना नहीं आता तो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे उसका वीडियो बना है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर 14 नंबर पॉइंट है, मैं अपना ईपीएस 95 पेंशन स्टेटस ऑनलाइन कैसे चेक करूँ। दोस्तों ऑनलाइन चेक करने के लिए आपको सबसे पहले ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, जहाँ पर आपको इसके मुख्य पृष्ठ में उल्लेखित ऑनलाइन सेवा अनुभाग ढूंढे। फिर उसके बाद ऑनलाइन सेवा अनुभाग में अंतर्गत पेंशन भोगी पोर्टल पर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद पेंशन भोगी पोर्टल में अपना स्वागत है नामक एक नए पृष्ठ पर आपकी पेंशन स्थिति जानने पर क्लिक करेंगे, तो वहां से आप अपने ऑनलाइन स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन के तहत जो आपने फॉर्म फिल किया होगा वो वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपको यहाँ पर ईपीएस 95 के सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। दोस्तों मेरी यह इन्फॉर्मेशन यदि आपको सही लगी तो फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो आपको पसंद आया। दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि इसी तरह से आपको पीएफ ईएसआईसी से रिलेटेड सारे अपडेट्स से सारी जानकारी और यहाँ पर पेंशन से रिलेटेड सारे अपडेट्स और सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहे। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।